हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी क्लास 11 केमिस्ट्री। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्लास 11 केमिस्ट्री को भी स्टार्ट करिए। फाइनली अभी हम क्लास 11 केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ आगाज होता है हमारा क्लास 11 केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने केमिस्ट्री की क्लास 11 सिलेबस की। बिकॉज बिना सिलेबस देखे अगर हम ऐसे ही कूद पढ़ेंगे तो हमें पता भी नहीं रहेगा क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है इस बार। सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने सीबीएसई बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड दोनों का ही सिलेबस अटैच कर दिया है। पहले ही मैं बता दूं, ये वीडियो दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, राइट। तो यहाँ पे अगर सिलेबस की हम बात करें तो स्टार्ट हमारा होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ में। यहाँ पे हमारा 7 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है एंड उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा थोड़ा शायद तुम लोगों ने क्लास 10 केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा अगर तुम आईसीएसई बोर्ड से हो तो। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी थोड़ा थोड़ा क्लास 10 में पढ़ाया जाता है आईसीएसई में। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये नया है, इक्विलिब्रियम ये नया है एंड यहाँ तक यानी कि यूनिट नंबर 6 तक ये पूरा तुम्हारा पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री तुम्हारा थ्योरेटिकल होगी, थोड़े से कॉन्सेप्ट होंगे एंड इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो यहाँ पे ये तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। इससे कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? इससे तुम्हारा 45 मार्क्स का पूछा जाता है इन सीबीएसई बोर्ड। एंड आईएससी बोर्ड की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा कवर करता है 41 मार्क्स। ज्यादा डिफरेंस नहीं है मार्क्स का, तो अपने अकॉर्डिंग तुम देख लेना कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है एंड उस हिसाब से उस चैप्टर की तैयारी करना, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इस बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा चीजें कट कर दी गई हैं। इस बार तुम्हें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ये सब नहीं पढ़ना है और सिर्फ यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन। ये तुम्हारा 4 मार्क्स कैरी करेगा किसमें? सीबीएसई बोर्ड में। एंड आईएससी बोर्ड की बात करें तो आईएससी बोर्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक चैप्टर है रिडॉक्स यहाँ पे भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स हैं 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और उसके बाद 9 हाइड्रोकार्बन्स। ये दोनों ही लास्ट के चैप्टर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ये तुम्हारा आईएससी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में ही है। सीबीएसई बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों चैप्टर्स मिला के ये पूरा कैरी करते हैं 21 मार्क्स और आईएससी बोर्ड में यही दोनों चैप्टर्स मिला के तुम्हारा 23 मार्क्स कैरी करेंगे। 2 मार्क्स का ही अंतर है, बाकी 19-20 सेम है। तो यहाँ पे कौन कौन से यूनिट्स हैं ये तो हमने देख लिए। स्टार्ट हम करेंगे अपने यूनिट नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ में, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे चैप्टर का सिलेबस क्या है, हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। नाम से ही पता लग रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के बेसिक बुनियादी बातों के बारे में बात हम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और रियल लाइफ में हमें कहाँ कहाँ केमिस्ट्री के बारे में देखने को मिलता है, यानी कि स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है। इतिहास में बहुत सी जगहों पे केमिस्ट्री के बारे में हमें दस्तावेजों में देखने को मिलता है। ये सब चीजें तुम्हें हिस्ट्री में बताई जाएंगी, केमिस्ट्री की हिस्ट्री कहाँ से आती है। उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग खोज की है केमिस्ट्री में, उनके बारे में तुम्हें बताया जाएगा। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री तुम्हें हर जगह देखने को मिलती है। जब हम दवाएं खाते हैं, जब बीमार होते हैं तो दवा लेते हैं, तो दवा भी एक केमिकल कंपाउंड ही तो है। कोई भी हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं। फिर कोई भी हम खाना खाते हैं उसमें भी केमिकल्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो भी केमिकल्स की वजह से ही हो रहा है। हम घर में इन्वर्टर का यूज करते हैं, इन्वर्टर में बैटरी लगती है, बैटरी के अंदर भी केमिकल होता है। तो हम जहां भी नजर घुमाएंगे अपनी रियल लाइफ में वहां पे हमें कोई ना कोई ऐसी चीज देखने को मिल जाएगी जो कि केमिकल्स से मिलके ही बनी होगी। इवन अगर हम प्लांट्स की बात करें उनके अंदर भी केमिकल्स पाए जाते हैं। ये सारे केमिकल्स क्या होते हैं इनके बारे में ही पढ़ने के लिए हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें आई होप तुम लोग अपने आप से पढ़ लोगे। इस चीजों में हम लोग टाइम नहीं गवाएंगे बिकॉज ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैटर क्या होता है। मैटर बेसिकली 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक चौथा स्टेट भी होता है प्लाज्मा स्टेट, जो कि तुम्हारा अर्थ पे नहीं पाया जाता है, बट हाँ जहां एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जहां हम गैस को भी बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, वहां पे वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है तुम्हारा सन पे गैसेस इतना ज्यादा हीट होती हैं, इतना ज्यादा प्रेशर में होती हैं कि गैसेस भी, सुपर हीटेड गैसेस तुम्हारी लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती हैं। उस चौथे स्टेट को बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट। तो खैर वो सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। नेचर ऑफ मैटर बेसिकली 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ना है एंड उसके
साथ साथ मैटर के क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं वो सारी चीजें हम नेचर ऑफ मैटर के अंदर पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आई होप तुम लोग अपने आप से देख लोगे। हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे अभी अपना सिलेबस, हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के साथ। एंड आगे के ये जो टॉपिक्स हैं हम धीरे धीरे आगे के फर्दर पार्ट्स में कवर करेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें एक ही पार्ट में डिस्कस करना इम्पॉसिबल है। अगर मैं कर भी दूंगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि तुम लोग देखोगे ही नहीं फिर। तो इसीलिए पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। पहले पार्ट में अभी हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। स्टार्ट करते हैं चलो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पार्ट के साथ, विच इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये सबसे पहला हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, तो फिजिक्स में ये लॉ हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि कोई भी मोशन हो रहा होगा तो उसमें ये लॉ फॉलो हो रहे होंगे या वो लॉ लग रहे होंगे। उसी तरह केमिस्ट्री में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जो हर केमिकल रिएक्शन में या हर केमिकल कॉम्बिनेशन में लग रहे होंगे। ठीक है, तो ये बुनियादी लॉज हैं, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है, बिकॉज जब हम इनको जानेंगे तभी हम आगे केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कौन कौन से लॉ हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारे बुनियादी लॉ होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस एंड उसके बाद लास्ट में फिफ्थ इज गे-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे ये 5 लॉ हैं। अब इसमें से मैं एक चीज क्लियर कर दूं दैट यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये तुम्हारा एनसीईआरटी की बुक में अलग से नहीं दे रखा है, क्योंकि ये लॉ तुम्हारा थर्ड लॉ से ही एक तरह से मॉडिफाई होकर बनाया गया है। ये तुम्हारा आईएससी बोर्ड में है एंड इवन कॉम्पिटिशन्स में भी ये पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा। एंड एवोगाड्रो लॉ जो तुम्हारा है वो जब हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस की बात करेंगे अभी आगे वाले पार्ट्स में, तब वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ये फोर्थ वाला लॉ तुम्हारा एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो ये मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अभी फर्स्ट लॉ के साथ। ये दोनों ही बोर्ड्स में है, इसको पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो नाम से ही पता लग रहा है, फिजिक्स में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मतलब किसी चीज का बचा के रखना, किसी चीज को बचा के रखना, तो मास को बचा के रखने को हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे जितना भी हम रिएक्टेंट लेंगे, यानी कि हम रिएक्टेंट का जितना मास लेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इस एग्जांपल में देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे वो भी टोटल 100 ग्राम के ही होंगे। मतलब कि यहाँ मास कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा, जितना हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया होगा उतना ही यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बनके तैयार होंगे। यही ये लॉ समझाता है। अब ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था? दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर इन 1789। सो इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बेसिकली कंबशन वाले एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जहां पे डिफरेंट केमिकल्स का कंबशन कराते थे, और वहां पे यही इन्होंने पाया कि कभी भी रिएक्टेंट का जो मास है वो कम या ज्यादा नहीं होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास तुम्हारा इक्वल रहता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद में इन्होंने ये कंक्लूजन दिया था। सो ये लॉ इन्होंने ही दिया था, इनके किस जमाने में दिया था? 1789 के ईयर में। सोच के देखो कितना पहले दिया गया था। तो इसीलिए ये लॉ तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बात और मैं तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ दैट आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये लॉ परफेक्टली होल्ड नहीं करता है। क्यों? बिकॉज अभी मॉडर्न टाइम्स में हमें ये पता है दैट मास एंड एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। ये तुम फिजिक्स में आगे जाके पढ़ोगे दैट आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया है E = mc²। मतलब एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब जब भी कोई रिएक्शन होता है, अगर मान लो सपोज ये रिएक्शन हो रहा है एंड इधर से हमारा मास कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्रोडक्ट, तो अगर ऐसा हो रहा है और इस काम में अगर कहीं पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मास कम हो जाए हमारे रिएक्टेंट का। आज के टाइम पे हमें ये चीज पता है, लेकिन जिस समय एंटोनी लेवोसियर जी ने ये लॉ दिया था 1789 में, उस समय इस चीज के बारे में नहीं पता था। तब उस जमाने के हिसाब से ये लॉ एकदम परफेक्टली होल्ड करता था। आज भी होल्ड करता है, बट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वहां पे क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे परफेक्टली ये लॉ नहीं लगता है। तो कुछ कंडीशंस में, कुछ रिएक्शंस जैसे कि तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए, वहां पे ये लॉ पूरी तरह होल्ड नहीं करता है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे है इन एन एक्सपेरिमेंट 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव 2.8 ग्राम ऑफ CaO एंड 2.2 ग्राम ऑफ CO2। तो
तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे इसको हीट किया गया है, वी हैव हीटेड इट, और इसने क्या दिया एज प्रोडक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इनके मासेस हमें कितने दिए हुए हैं, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का था, इट गिव कैल्शियम ऑक्साइड कितना 2.8 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, शो दैट दीज रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बस हमें यही प्रूव कर देना है कि रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के टोटल सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बस देख लो, यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा कितना है 5 ग्राम का, रिएक्टेंट साइड हमारा टोटल मास कितना है, एक ही रिएक्टेंट है 5 ग्राम का, और अगर प्रोडक्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे दोनों मासेस को ऐड कर दो, जो चीजें बनी है टोटल मास हम ऐड कर देंगे अगर, तो कितना आ जाएगा 2.8 प्लस 2.2, ये आ जाएगा कितना 8 प्लस 2 10 और 2 प्लस 2 एक कैरी गया तो ये हो गया 5, तो 5.0 टोटल हमारा कितना आ गया 5.0, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5 ग्राम्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी 5 ग्राम हो गया टोटल और रिएक्टेंट भी 5 ग्राम का हो गया। सो यहाँ पे प्रोडक्ट का मास इज इक्वल टू रिएक्टेंट का मास, तो यहाँ पे हम कहेंगे सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों के मासेस इक्वल हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे होल्ड कर रहा है। आई होप समझ में आया होगा वाला क्वेश्चन। ये एक एग्जाम्पल भी है तुम्हारा एंड इसी तरह से क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है, या फिर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है एंड पूछ लेता है कि कौन सा लॉ यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे मास तुम्हारा कंजर्व हो रहा है दोनों साइड्स। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें और भी कॉन्सेप्ट लगेगा। चाहो तो इस वाले क्वेश्चन को अपने आप से भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, बाकी जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो वहां से सॉल्यूशन को अपना चेक कर लेना, अदरवाइज मैं तो सॉल्व कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे है 1.5 gram of ethane on complete combustion gave 4.4 gram of CO2 and 2.7 gram of H2O। अब यहाँ पे ध्यान से लैंग्वेज को समझेंगे पहले। यहाँ पे कहा गया है 1.5 ग्राम इथेन यानी कि C2H6 हमने लिया है, और कितना लिया है 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन। कंबशन का मतलब होता है यहाँ पे हम आग लगा रहे हैं, उसमें आग लगाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। ये बात याद रखना, जब भी किसी चीज का कंबशन होगा मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये चीज हमें क्वेश्चन में नहीं बताई गई, लेकिन ये हमें समझना है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो प्लस ऑक्सीजन का मास हमें नहीं दे रखा है। आगे है गेव, जब ये रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे हमें क्या मिला 4.4 ग्राम ऑफ CO2। जब भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, यही दो चीजें बनी हैं। तो ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और दोनों के मासेस क्या हैं, कितना 4.4 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4.4 ग्राम, और यहाँ पे H2O का मास कितना दे रखा है 2.7 ग्राम। ये हमारे पास में कहानी दे रखी है। अब यहाँ पे एक और काम हमें करना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले, दैट हमें अपने इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना मस्ट है, बिकॉज उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो बैलेंस कैसे करते हैं, ध्यान दो, एक वीडियो मैंने बताया हुआ है बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिस्ट्री में, चाहो तो उस वाले वीडियो को भी तुम ऊपर यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हो। तो हम बैलेंसिंग जब भी करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, चलो यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे कार्बन को भी 2 बना देंगे, यहाँ पे मैं लगा दिया 2, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बन बैलेंस हो गए, अब यहाँ पे 2 लगाने की वजह से ऑक्सीजन बढ़ के हो गए कितने 4, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे है 1, तो 4 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन हो गए 5 ऑक्सीजन। तो 5 ऑक्सीजन यहाँ तो हम बना नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे O2 है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर को इवन बना लेते हैं, है ना। तो कितने ऑक्सीजन हो गए 2 2 4, और वहां पे 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो गए। तो 6 ऑक्सीजन तो चलो यहाँ बनाए जा सकते हैं, इसको हम 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी चीजें पूरी तरह बैलेंस नहीं होंगी, अभी भी कुछ दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, इतना बैलेंस हो गया। वहां पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने 6 हाइड्रोजन, यहाँ दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हमें बनाने हैं, तो यहाँ पे पहली बात तो 3H2 लेना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के बराबर बैलेंस कर पाएंगे उसको। तो हाइड्रोजन हम बैलेंस कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, जब 3 हमने लगाया तो ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 3 हो गए, 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हैं 4 2 2 4,
तो 4 और 3 7 ऑक्सीजन हमारे पास में अभी हैं। तो 7 ऑक्सीजन तो यहाँ बना नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन का नंबर हमेशा इवन में ही रहेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पे 3 को हटाएंगे और यहाँ से 2 को हटाएंगे, यहाँ से भी 3 को हटाएंगे। एंड अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब वो छोटे नंबर्स का यूज नहीं करेंगे, अब हम और थोड़ा ऊपर बड़े नंबर्स का यूज करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे अब हम बैलेंस करते हैं फिर से हाइड्रोजन को। यहाँ 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो या तो यहाँ पे हम 3 लगाते हैं, लेकिन 3 लगाने से काम नहीं बन रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लगाते हैं चलो 2, ठीक है। तो ये कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए हमारे 6 2 12, और यहाँ पे हम लगाते हैं 6। अब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, इधर हो गए 2 6 12 हाइड्रोजन और 6 2 12 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑक्सीजन है, तो 6 2 8 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो क्या हम यहाँ 4 लगा दें, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये चीज सही नहीं होगी। अब इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, कार्बन को देखो 2 2 4 कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू राइट 4। अब कार्बन बैलेंस हो गए, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और कार्बन बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन हमारे 12 है, उधर भी 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 2 12, इधर हमारे 4 कार्बन, इधर भी हमारे 4 कार्बन। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन हमारे इधर कितने हैं, 4 2 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ, तो 8 + 6 हो जाएंगे 14 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हमारे लेफ्ट साइड में, 4 2 8, तो यहाँ पे हम 4 को हटाते हैं, यहाँ पे हम 4 को हटाते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं 7। अब देखो 7 2 14, इधर साइड भी 14 ऑक्सीजन, 4 2 8 और यहाँ पे 6, ये हो जाएंगे 8 + 6 14 ऑक्सीजन इस साइड और यहाँ पे भी 14 ऑक्सीजन इस साइड, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, अगर हमें प्रूफ करना है शो दैट द रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो पहले तो हमें ऑक्सीजन का मास बताना पड़ेगा यहाँ पे कितना है। तो ऑक्सीजन के मास को पहले निकालते हैं, फिर हम शो कर देंगे दैट यहाँ पे रिएक्टेंट का मास इक्वल है प्रोडक्ट के मास के। तो मेन टास्क इज ऑक्सीजन का पहले मास निकालो, उसके लिए हमें बैलेंस करना था, बैलेंस हम कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए हम यूज करने वाले हैं मोल के कॉन्सेप्ट का, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6, यानी कि N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मुझे C2H6 का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन वेट इसका है 1.5 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का मास होता है 12, तो यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए हैं C2, तो ये हो जाएगा 2 × 12 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन का मास होता है 1 और हाइड्रोजन लगे कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 × 1। ये हो गया तुम्हारा गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 12 2 24 प्लस 6 1 6, ये आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 30, पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा, ये आ जाएगा 15 2 30 यानी कि 1/20। तो 1/20 का मतलब कितना हो गया, ये आ गया हमारा 0.05 मोल्स, यानी कि इतने मोल्स ऑफ C2H6 रिएक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं रेशियो का, हमें पता है इन दोनों के बीच का रेशियो, तो इन दोनों के रेशियो का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ कितना प्रेजेंट होगी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे गेलियोसेक्स लॉ का। अभी तुम लोगों ने वो लॉ नहीं पढ़ा है, बट आगे अभी मैं लॉ पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा। तो यहाँ पे यूजिंग गेलियोसेक्स लॉ हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, C2H6 अपॉन ऑक्सीजन, इन दोनों का रेशियो हमें कितना गिवन है, 2:7। ठीक है, इतना तो समझ में आया कि C2H6 यानी कि इथेन का ऑक्सीजन के साथ में हमारा रेशियो 2:7 का है। सो यहाँ पे हमें C2H6 के मोल पता है, मोल अभी हमने निकाले, तो ये हो जाएगा 0.05 मोल्स और ऑक्सीजन के मोल्स को हम मान लेते हैं x, तो ये आ जाएगा अपॉन x। ऐसे हो गया, आई होप इतना समझ में आया होगा। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं, x का वैल्यू। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, x इधर आ जाएगा और 2 और 7 इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा। तो इसका वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, 2 0 लग जाएंगे नीचे, ये आ जाएगा 7 5 35 डिवाइड बाय 200, 5 से काट दो इसको, ये आ जाएगा 5 7 35, नीचे कटेगा 5 4 20, तो 7/40 आ गया है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए हमारे 7/40, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगेन हम ऑक्सीजन में भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे,
तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये ऑक्सीजन के हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट इसका हमारा कितना हो जाएगा, गिवन वेट मान लेते हैं सपोज W है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 16, तो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा हमारा 2 × 16। तो बस इसको सॉल्व कर लो, W इज इक्वल टू आ जाएगा 7/40 मल्टीप्लाई बाय 2 × 16, इधर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 × 16। वेट निकाल लो इसका, इसको हम 4 से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 4 × 16, 4 × 10 = 40, ये आ जाएगा 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56 डिवाइड बाय 10 यानी कि 6। तो हमारा ऑक्सीजन का वेट कितना आ गया, फाइनली हमारा ऑक्सीजन का वेट आ गया 5.6 ग्राम। तो बस अब हम प्रूव कर सकते हैं, हमें वजन सबके पता लग गए। तो यहाँ पे मैं प्रूव करूंगा इस जगह पे, तो इधर मैं निकालूंगा रिएक्टेंट का मास और इधर मैं निकालूंगा प्रोडक्ट का मास। देखो रिएक्टेंट हमारे कितने हैं, 1.5 प्लस 5.6 से अभी हमने निकाल लिया, और हमारे प्रोडक्ट कितने हैं 4.4 ग्राम प्लस 2.7 ग्राम। दोनों का मास यहाँ पे निकाल लो ऐड करके, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 + 5 11, और उसके बाद एक कैरी क्या आएगा 5 + 1 + 1, ये हो जाएगा 7.1। इधर कितना आएगा 7 + 4, ये आ जाएगा 11, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, एक कैरी जाएगा, 4 + 2 6, 1 7, तो यहाँ भी आ जाएगा 7.1। तो रिएक्टेंट भी तुम्हारा 7.1 ग्राम का है और टोटल प्रोडक्ट भी तुम्हारा 7.1 ग्राम का है। तो सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को वाला क्वेश्चन, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे बस मेन टास्क ये था कि तुम्हें ऑक्सीजन का ये वाला मास निकालना था। जब ऑक्सीजन का ये वाला मास आ जाएगा तब तो बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ पे हम सारे मासेस को सम को निकाल लेंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड के मासेस इक्वल आ रहे हैं, तो बस यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर चाहो तो इसको अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे, अभी नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ दिया गया था तुम्हारा एक फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। यहाँ पे he stated that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इनका कहना ये था कि कोई भी केमिकल, अगर हम किसी केमिकल को डिफरेंट जगहों से लेके आते हैं, मान लो तुमने किसी केमिकल को एक नेचुरल वे में अटेन कर लिया, नेचुरल वे में तुम उसको कहीं से ले आए, और एक तुमने सिंथेटिक तरीके से उस केमिकल को बनाया, तो उस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने 2 सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट लिए थे। क्यूप्रिक कार्बोनेट का मतलब तुम्हारा हो जाएगा CuCu3। क्यूप्रिक कार्बोनेट के इन्होंने 2 सैंपल्स लिए, एक नेचुरल सैंपल लिया कुदरती तौर पे जो मिला, और एक इन्होंने सिंथेटिकली लैब में क्रिएट किया, लैब में बनाया, मतलब रिएक्शन करा के। तो इन्होंने यही देखा कि नेचुरल और सिंथेटिक दोनों ही कंपाउंड्स में ही फाउंड दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वॉज सेम फॉर बोथ द सैंपल्स। चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, चाहे कहीं से भी तुम कंपाउंड लेके आओगे, उसके अंदर जो एटम्स का प्रोपोर्शन होगा, एटम्स का रेशियो होगा, वो सेम नंबर में आएगा, ठीक है, अलग नहीं होता है। तो यही तुम्हारा हो जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तुम केमिकल कहीं से भी लेके आओ, सेम केमिकल कंपाउंड कहीं से भी लेके आओगे, उसके अंदर जो तुम्हारा एलिमेंट्स के बीच का रेशियो होगा वो सेम होगा। चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, 0.7 ग्राम ऑफ आयरन कंबाइंड डायरेक्टली विद 0.4 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म FeS। पहले यहाँ पे क्या कहा गया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है आयरन है 0.7 ग्राम प्लस यहाँ पे डायरेक्टली ये कंबाइन कर रहा है सल्फर के साथ, और सल्फर कितना है हमारा 0.4 ग्राम टू फॉर्म FeS, और इसने क्या फॉर्म किया है FeS, ये हो गया। तो इसमें आयरन हमारा कितना है 0.7 ग्राम और सल्फर हमारा कितना है 0.4 ग्राम। ये चीज पहले वाले केस के लिए हो गई, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड केस में हमें क्या कह रखा है, सेकंड केस में अभी हम ये चीज अलग तरह से बना रहे हैं। यहाँ पे कह रखा है इफ 2.8 ग्राम ऑफ Fe। अब सेकंड केस में हमने 2.8 ग्राम Fe का लिया, आर डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl, और फिर इसको डाइल्यूट HCl में डिजोल्व कर दिया। जब Fe को HCl में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आयरन ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये H को रिप्लेस कर देगा, Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, H निकल जाएगा बाहर, तो ये बना लेगा FeCl2, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ये बन जाएगा H2 निकल गया बाहर, ये बना। फिर इसके बाद में क्या कहा गया है, एंड एक्सेस ऑफ Na2S सोल्यूशन इज एडेड
इसमें हमने एक्सेस ऑफ Na2S भी मिलाया, इसी में हमने एक्सेस ऑफ Na2S मिलाया, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन तो रिलीज हो जाएगी, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे आयरन रिप्लेस कर देगा Na को और खुद जुड़ जाएगा जाके S के साथ, और यहाँ पे Na आ जाएगा Cl के साथ, बिकॉज Na और Cl आपस में ज्यादा रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो Na और Cl जुड़ के बना लेंगे NaCl, इससे हमें खैर कोई खास मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, Fe और S मिला के बना लेंगे FeS, तो यहाँ पे FeS हमारा फाइनली बन के आ गया। तो काफी लंबे तरीके से हमने बनाया, बट क्या बनाया, FeSC बनाया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, प्रोड्यूसेस 4.4 ग्राम ऑफ FeS, यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है, 4.4 ग्राम FeS, ये बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पे इस 4.4 ग्राम FeS में आयरन हमारा कितना है, 2.8 ग्राम, तो यहाँ पे सल्फर कितना होगा, सल्फर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल मास FeS का कितना है 4.4, हमारा आयरन इसमें कितना है 2.8, तो आयरन के मास को इसमें माइनस कर दोगे तो हमें किसका मास मिल जाएगा, सल्फर का मास मिल जाएगा। माइनस कर लो इसको, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये बोरो लेना पड़ेगा 14 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 + 6 14, यानी कि 6 पॉइंट लगेगा, इधर से बोरो लिया था, यहाँ बचा था 3, तो 3 - 2 ये आ जाएगा 1, तो 1.6 ग्राम हमारा किसका हो गया, सल्फर का। तो अब हम यहाँ पे अगर प्रपोर्शन निकालें पहले केस में और दूसरे केस में, निकालते हैं, चलो पहले केस में Fe और S का प्रपोर्शन निकालते हैं। तो फर्स्ट केस में Fe:S का रेशियो कितना आ जाएगा, 0.7 डिवाइड बाय 0.4, यानी कि 7:4 का रेशियो आ गया। अब हम यही चीज यहां निकाल के देखते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड केस में Fe:S कितना आएगा, यहाँ पे Fe हमारा कितना है 2.8, और यहाँ पे S हमारा कितना अभी हमने निकाल लिया है 1.6 ग्राम है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कट जाएगा 4 से, 4 7 28, और नीचे आ जाएगा 4 4 16, तो ये भी कितना आ जाएगा 7/4, यानी कि 7:4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रपोर्शन हमारा सेम रह रहा है, चाहे हम FeS नॉर्मल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाएं, चाहे हम घूम फिर के इस तरह से बनाएं, हमारे FeS में जो प्रपोर्शन होगा Fe और S का वो कांस्टेंट रहेगा। तो यही चीज एक्सप्लेन करता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, कि कोई सेम केमिकल कंपाउंड होगा, चाहे हम किसी तरीके से उसको बनाएं या चाहे दुनिया के किसी भी कोने से उसको लेके आए, उसके अंदर जो हमारा प्रपोर्शन होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का वो सेम रहता है, अलग नहीं हो जाता है। पानी तुम चाहे यहाँ का लाओ चाहे अमेरिका का लेके आओ, दोनों के अंदर ही H2O प्रेजेंट होगा, H2O के अलावा H3O नहीं आ जाएगा अचानक से, ठीक है। तो ये मतलब होता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन का। आई होप ये वाला लॉ समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ के ऊपर, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब ये तुम्हारा उसी से एक कदम आगे का लॉ है, 1803 में ये साइंटिस्ट जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे रीड करते हैं ये लॉ क्या कहता है। यहाँ पे ये लॉ कहता है इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर कोई दो एलिमेंट्स हैं, मान लो यहाँ पे कोई दो एलिमेंट्स हैं A और B इस तरह, और फिर से हमने एक और रिएक्शन लिया A और B, और यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग तरह से कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे बन गया AB और यहाँ पे बन गया AB2, कुछ ऐसा बन रहा है, मान लो दो अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं अलग अलग कंडीशन में रिएक्ट करके, देन द मासेस ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर मान लो हमने इसके मास और इसके मास को कर दिया फिक्स, इन दोनों के मास को कर दिया फिक्स, ठीक है, इन दोनों का हमने मान लो 1-1 ग्राम ले लिया है, 2-2 ग्राम ले लिए, इनके मास को हमने फिक्स कर दिया मान लो। तो यहाँ पे जो B के मासेस का रेशियो आएगा, इसको B1 मान सकते हो, इसको B2 मान सकते हो, तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो आएगा, इन दोनों के मासेस का जो रेशियो आएगा, दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो ये दोनों का जो रेशियो आएगा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो एक होल नंबर का रेशियो होगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड्स हमें पता है, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक होता है CO, एक होता है CO2। अगर हम इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर देखें तो क्या आएगा, देखो ध्यान देना यहाँ पे अगर हम दो कंपाउंड्स की बात करें, यहाँ पे दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस की हम बात करते हैं, तो पहले कंपाउंड में कार्बन का मास कितना है, मास नंबर होता है यहाँ पे कार्बन का 12,
तो पहले में यहाँ पे कार्बन का मास मान लेते हैं 12 ग्राम, जो भी तुम मान लो, ठीक है, ग्राम में ले सकते हो बिकॉज ऊपर नीचे वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 16 होता है मास नंबर ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं 16 ग्राम। तो यहाँ पे अगर रेशियो देखें कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कार्बन अगर 12 ग्राम प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन इसके साथ में 16 ग्राम प्रेजेंट है। फिर उसके बाद सेकंड कंपाउंड में देखते हैं, यहाँ पे कार्बन, अगेन कार्बन का मास नंबर एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन का मास हो जाएगा 12 ग्राम, ग्राम में ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे इस बार 2 ऑक्सीजन आ गए, सो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, तो 16 इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी कि ये आ जाएगा 32 ग्राम्स। ऑब्वियसली सिंपल है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कार्बन के मास को फिक्स कर दिया, इसका मास, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, मास इज फिक्स्ड। तो एक एलिमेंट का हमें मास फिक्स करना था लॉ के अकॉर्डिंग, तो एक एलिमेंट ऑलरेडी फिक्स है, हमने फिक्स भी कर दिया, इसको सेम ले लिया। तो यहाँ पे अगर दूसरे वाले एलिमेंट के मासेस के रेशियो को देखा जाए, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16/32, यानी कि 1/2। तो हमारा लॉ यही तो कह रहा है कि जब भी कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे, देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन मिलके दो अलग अलग कंपाउंड्स जब बना रहे हैं, एक कंपाउंड हमारा बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कंपाउंड हमारा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दें, तो जो दूसरे वाले एलिमेंट के मासेस का रेशियो होगा वो बेयर करेगा एक सिंपल होल नंबर। यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो अगर हम निकाल रहे हैं 16 और 32 का, तो यहाँ पे एक होल नंबर आ रहा है, यानी कि 1/2 आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 1/2 आ रहा है, ये एक्चुअली हमारा 1:2 का रेशियो है, मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स दूसरे वाले ऑक्सीजन का मास हमारा हो रहा है। तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो ही तो बेयर कर रहा है, ठीक है, यही हमारा लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, एक का एलिमेंट का मास हम फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा उसके मासेस का जो रेशियो आएगा आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, तो ये एक सिंपल होल नंबर का रेशियो बेयर करेगा, ठीक है। एक और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के तो सिर्फ 2 ही कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। एक तुम्हारा होता है N2O, एक तुम्हारा होता है NO, एक तुम्हारा होता है N2O3, NO2, N2O5, यानी कि एक होता है तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, एक होता है तुम्हारा N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक होता है तुम्हारा डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं तुम्हारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। तो अभी हम इनके केस में देखते हैं कि लॉ हमारा सही साबित होता है कि नहीं। तो यहाँ पे चलो पहले हम निकाल लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे N और ऑक्सीजन का यहाँ पे हम मास देखते हैं। पहले कंपाउंड में N2 है, तो यहाँ पे N2, नाइट्रोजन का हमारा मास नंबर होता है 14, याद रखना, जो नाइट्रोजन का मास नंबर है वो 14 है, ऑक्सीजन का होता है 16, ये याद रखना। तो यहाँ पे N2 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन है तो मास कितना हो जाएगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 28 ग्राम्स। ग्राम मानो चाहे ना मानो कोई दिक्कत नहीं है, तुम 28 मान सकते हो, कोई भी यूनिट हो जाएगा यहाँ। सो 28 ग्राम हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन का वेट है। ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, तो ये हो जाएगा 16। फिर उसके बाद इस कंपाउंड में देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन 14 ग्राम हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16। फिर उसके बाद में यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यानी कि ये 28 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 है, तो 16 इंटू 3 ये हो जाएगा 48। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे हो जाएंगे 14 और ऑक्सीजन 2, यानी कि 16 2 32, ये हो गया। लास्ट केस में यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, N2 यानी कि 28 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 5, यानी कि 16 5 85, ठीक है, 16 5 85। तो यहाँ पे हमारे पास में ये पर्टिकुलर रेशियोज हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज अगर हम ध्यान दें कि यहाँ पे ना तो हमारा नाइट्रोजन फिक्स्ड है और ना तो हमारा ऑक्सीजन फिक्स्ड है, तो यहाँ पे अभी हम लॉ नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला काम हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट का यहाँ पे पहले मास फिक्स किया जाए। कौन सा मास फिक्स करेंगे देखते हैं, लाइन्स को देख लेना कौन सी लाइन किसके आगे है, उसी के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स का मास यहाँ पे करेंगे।
अब यहाँ पे मासेस रखते हैं, एक बार n का और एक बार O का। देखो जहां जहां भी हमारा n का वैल्यू 28 नहीं है वहां वहां हम 28 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं मासेस को, तो ये 14 2 28 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी 14 2 28 हो जाएगा। मतलब एक एलिमेंट का मास हमें सेम बनाना है लॉ को प्रूव करने के लिए। तो चलो करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 28, ऑक्सीजन सेम ही रहेगा बिकॉज यहाँ पे हमने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है। सेकंड केस में 14 2 28 कर रहे हैं, यहाँ पे भी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 32। फिर उसके बाद थर्ड केस में ये 28 है, यहाँ पे 48 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद फोर्थ केस में ये 14 2 हो जाएगा 28 और 32 2 हो जाएगा 64। उसके बाद लास्ट केस में यहाँ पे 28 है, ये 85 है, ये आ गया। अब देखो एक एलिमेंट के मासेस यहाँ पे फिक्स हो गए, नाइट्रोजन के मासेस पर सब में फिक्स हैं। तो अभी हम रेशियो निकालते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के मासेस का। तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा? देखो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, अगर 16 से सबको डिवाइड कर दें रेशियो निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 1 के रेशियो में। 16 2 32, 3 48, 4 64, 5 85। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया? ये आ गया 1:2:3:4:5 का। तो अगर हमने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया तो ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कितना आ गया? एक होल नंबर के फॉर्म में आ गया। देखो होल नंबर रेशियो आ रहा है 1:2:3:4:5। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो तुम लोग देख सकते हो दैट होल नंबर रेशियो में ही आ रहा है। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो दैट इस एग्जाम्पल में हमारा ये वाला लॉ पूरी तरह से प्रूफ हो रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को ये लॉ। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ नंबर 4 विच इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब ये लॉ तुम्हारा एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है अलग से, लेकिन ये लॉ पुराने वाले लॉ का ही थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म है एंड ये कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो देखते हैं क्या है इसमें, यहाँ पे रीड करते हैं इसको। दिस लॉ वॉज प्रपोज बाय रिक्टर इन 1792। ये साइंटिस्ट थे रिक्टर, इन्होंने ही इसको प्रपोज किया था इन 1792। फिर है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two elements combine separately with a definite mass of third element। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो लॉ है इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं। ये पिछले वाले लॉ से इस तरह अलग है कि पिछले वाले लॉ में 2 ही एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में मिनिमम 3 एलिमेंट, मिनिमम क्या मतलब 3 ही एलिमेंट के ऊपर ये लॉ डिफाइंड होता है। तो अगर कहीं पे 3 एलिमेंट का रिएक्शन हो रहा है, 3 एलिमेंट एक साथ तुम्हें क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो समझ जाना कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस की बात हो रही है। मल्टीपल प्रोपोर्शंस में सिर्फ 2 एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे, यही डिफरेंस है पिछले वाले लॉ और इस वाले लॉ में। देखते हैं व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ डेफिनेट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। जो की पॉइंट्स है वो मैं मार्क कर देता हूं। तो 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली with a definite mass of third element, then the ratio of their masses which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। अब ये थोड़ा सा सर के ऊपर से गया होगा, अभी इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, तब ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंपाउंड्स देखने वाले हैं हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज हाइड्रोजन, और यहाँ पे ले लेते हैं सल्फर, और यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन। अब इन तीनों को ही हम अलग अलग तरह से रिएक्ट कराएंगे एक दूसरे से। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ। हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। और उसके बाद सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? H2O यानी कि वाटर। तो यहाँ पे हम सारे केसेस में रेशियो निकालते हैं मासेस का। तो H2S के केस में हाइड्रोजन और सल्फर का यहाँ पे हम रेशियो निकाल लेते हैं। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास होता है तुम्हारा 32, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है तुम्हारा 16। ये याद कर लो। अब यहाँ पे निकालते हैं चलो। H2S, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और सल्फर यहाँ पे कितना है? 1। तो सल्फर का मास कितना होता है? 32, मास नंबर 32 होता है। सो 2:32 का रेशियो है H2S के केस में। H2O के केस में देखते हैं, हाइड्रोजन तो 2 हो जाएंगे H2 की वजह से, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का मास होता है हमारा 16, तो 2:16 का आ जाएगा रेशियो यहाँ के केस में। SO2 के केस में देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के केस में सल्फर हमारा है मास 32, ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16 करेंगे, ये हो जाएगा 32। सो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया? 1:1 का। अब जरा देखते हैं अपना लॉ। लॉ हमारा क्या कहता है? when two elements combine separately with a definite mass of third element। so जब 2 elements combine करेंगे with a fixed mass of definite mass of third element,
तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे समझना एक चीज, अगर हमारा S और O कंबाइन कर रहा है H के साथ और H का मास हमने मान लो फिक्स कर दिया, मास इज फिक्स, मान लेते हैं H का फिक्स मास हमने क्या ले लिया, H का फिक्स मास हम ले लेते हैं सपोज 2 ग्राम, यही तो है। देखो यहाँ पे 2 ग्राम H यहाँ पे भी है और 2 ग्राम H यहाँ पे भी है। तो हमने एक एलिमेंट का फिक्स मास ले लिया और दो दूसरे एलिमेंट्स इसके साथ रिएक्ट करा दिए। अब जरा सोच के देखो कितना S लगेगा कितना O लगेगा। S हमारा यहाँ पे लग रहा है कितना, जब H के साथ रिएक्ट कर रहा है S कितना लग रहा है 32 ग्राम, ये हो जाएगा 32 ग्राम्स का। और O जब रिएक्ट कर रहा है H के साथ में कितना रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम का, तो यहाँ पे O हो जाएगा 16 ग्राम। तो ये चीज समझते चलो, लॉ हमारा क्या कह रहा है, when two elements combine separately with a definite mass of third element। तो when two elements combine separately, अलग अलग कंबाइन कर रहे हैं, they are combining separately with a third element which have some fixed mass, definite mass, with a definite mass of third element, then the ratio of their masses, then the ratio of their masses मतलब इन दोनों के masses का रेशियो। तो यहाँ पे S और O के masses का रेशियो कितना है 32/16, जो कि आ जाएगा तुम्हारा 16 to the 32, 2:1 का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया इनके रेशियो के बारे में, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो, मतलब जो उनके मासेस का रेशियो आएगा जिसमें उन्होंने रिएक्ट किया है, इज ईदर द सेम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये एक दूसरे के साथ अलग से कहीं कंबाइन करेंगे, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे किस रेशियो में कर रहे हैं, S और O का जो यहाँ पे रेशियो है वो कितना है 32:32 का। जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं S और O, वो कितना आ रहा है, वो 1:1 का आ रहा है। तो यहाँ पे हमसे यही कहा जा रहा है कि ये जो रेशियो आया है, ये और ये वाला रेशियो, ये या तो सेम होंगे, यहाँ पे लॉ पढ़ो, ये या तो सेम होंगे, इज आइदर द सेम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो। तो यहाँ पे ये जो दोनों रेशियोज हैं, यही जो दोनों रेशियोज मैंने गोले बनाए हैं यहाँ पे, ये दोनों रेशियोज या तो सेम होंगे या फिर एक दूसरे के सिंपल होल नंबर मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल इंटू 2 अगर हम कर दें तो क्या बन जाएगा, वही रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सिंपल होल नंबर मल्टीपल ही तो है एक दूसरे के। तो यही हमारा समझाता है लॉ कि यहाँ पे जब भी कोई 3 एलिमेंट्स होंगे आपस में, तो जब भी कोई 2 एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और थर्ड एलिमेंट का हमें फिक्स मास लेना है, इस थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जब ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग रिएक्ट करेंगे तो इन दोनों के जो मासेस का रेशियो होगा वो, और जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तब जो इन दोनों के मासेस का रेशियो होगा वो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो या तो सेम होंगे, ये और ये वाला रेशियो या तो सेम आएंगे या फिर एक दूसरे के होल नंबर मल्टीपल्स के फॉर्म में होंगे। यहाँ पे देख सकते हो इस रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रेशियो बन जाएगा। तो एक सिंपल होल नंबर का मल्टीपल ही तो है। तो इसी बात को हमारा ये लॉ एक्सप्लेन करता है। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, when two elements combine separately with a definite mass of third element, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. So I hope तुम लोग को ये वाला लॉ अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इस बार हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है कार्बन से। तो अगेन हमने देखो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन का। यहाँ पे इनके कंपाउंड्स क्या बनेंगे, कार्बन और सल्फर का बन जाएगा कार्बन सल्फाइड, फिर उसके बाद सल्फर ऑक्सीजन का बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इनके मासेस का रेशियो देख लो, कार्बन होता है 12, सल्फर होता है 32। यहाँ पे मासेस में लिख देता हूँ, कार्बन का मास नंबर 12, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, ये मास नंबर इनके हैं। तो यहाँ पे इनका रेशियो देख लो 12:64 का आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है यानी कि 16 आ जाएंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर 32 और O2 है तो यहाँ पे 16 2 ये भी 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन का फिक्स मास ले लें और इसका रिएक्शन सल्फर और ऑक्सीजन के साथ कराएं, तो यहाँ पे कार्बन का रिएक्शन सल्फर के साथ कराया, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया, कार्बन का फिक्स मास लिया 12 ग्राम, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कार्बन 12 है और यहाँ भी कार्बन 12 है। तो दोनों का फिक्स मास अगर हम लेते हैं
तो सल्फर और ऑक्सीजन का कितना कितना मास रिएक्ट करेगा? सल्फर का 64 ग्राम, यहां से हमने निकाला है सल्फर का 64 ग्राम, और ऑक्सीजन का 32 ग्राम मास यहां पे रिएक्ट करेगा। सो अगर फिक्स मास ऑफ कार्बन, थर्ड एलिमेंट का फिक्स मास लेते हैं तो सल्फर और ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या आएगा यहाँ पे निकल के? सल्फर इस टू ऑक्सीजन आएगा 64/32, जो कि हो जाएगा 2:1 का रेशियो। ये आ गया हमारा एक रेशियो, ये हो गया एक रेशियो। फिर उसके बाद सल्फर और ऑक्सीजन अगर खुद में ही अलग से रिएक्ट करेंगे साथ में आपस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32:32। तो रेशियो ऑफ देयर मासेस इज इक्वल टू S/O इज इक्वल टू 32/32 इज इक्वल टू 1:1। तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या आ गया? एक सिंपल होल नंबर मल्टीपल के फॉर्म में आ गया। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बराबर आ जाएगा। तो सेम नहीं भी होगा तो एक होल नंबर मल्टीपल के फॉर्म में ये रेशियोज होते हैं। तो यही हमारा हो जाता है ये वाला लॉ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी इसी लॉ के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स 52.9% एल्यूमिनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 27.27% कार्बन। Assuming that the law of reciprocal proportion is true, calculate the percentage of aluminium in aluminium carbide। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है, एल्यूमिनियम और उसके बाद में कार्बन एंड एक और चीज की बात हो रही है ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन। सो यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम बना लें तो एक तो ऑक्सीजन हो गया, एक एल्यूमिनियम हो गया और एक हमारा कार्बन हो गया। सो इस तरह कुछ हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या क्या बनाएंगे वो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। ये कैसे बनाते हैं? वैलेंसी इसको क्रिस क्रॉस करके तुम बना सकते हो। एल्यूमिनियम और कार्बन मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे Al4C3, बिकॉज कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, क्रिस क्रॉस करके बन जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? CO2। ये है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि इसमें 52.9% एल्यूमिनियम है, इस केस में 52.9% हमारे पास में एल्यूमिनियम है। फिर हमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 27.27% कार्बन, इसमें 27.27% हमारे पास में कार्बन है। तो assuming that the law of reciprocal proportion is true, calculate the percentage of aluminium in aluminium carbide। यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम का परसेंटेज बताना है इन एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब देखो हमें क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसकी मदद से हम यहाँ पे कुछ चीजें फाइंड करेंगे। पहले इन Al2O3 हमें क्या दिया हुआ है? परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इतना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम अगर इतना परसेंट है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हम 100 माइनस इतना करके ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं Al2O3 में, जो कि आ जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज 47.1%। इसका मतलब ये है कि 47.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 57.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। यही दोनों तो वेट आ जाएंगे। अगर हम 100 टोटल मान लें तो 47.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 57.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के मास को हम 1 ग्राम बनाते हैं, तो अगर इतने ग्राम ऑक्सीजन से इतने ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, सो डिवाइड कर दो 47.1 से पूरे इक्वेशन को। ये आ जाएगा तुम्हारा 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 57.1 डिवाइड बाय 47.1 विच विल बी इक्वल टू 1.123 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। हमने डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को 47.1 से, तो हमें 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा वो निकल के आ गया। ये 1 ग्राम वाला काम हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है। तो यहाँ पे फिक्स वाला मास ही हमारा 1 ग्राम हो जाएगा। हम ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, फिर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? कार्बन डाइऑक्साइड में परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो कार्बन डाइऑक्साइड में परसेंटेज ऑफ कार्बन 27.27% हमें दे रखा है। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। सो परसेंटेज ऑक्सीजन हो जाएगा 100 माइनस इतना माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 72.73%। ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना आ गया, टोटल 100 मान लो तो यहाँ पे आ जाएगा 72.73 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 27.27 ग्राम ऑफ कार्बन। इतना इतना रिएक्ट करेंगे ये दोनों। तो यहाँ पे भी वही काम करो, 72.73 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। ये बन जाएगा 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 27.27 डिवाइड बाय 72.73, जो कि आ जाएगा 0.375 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे इतना 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इतना कार्बन रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे इतना काम करके हमें ये पता लगा दैट हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं। यहाँ पे 1 ग्राम ऑक्सीजन इतने ग्राम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना रहा है।
फिर 1 ग्राम ऑक्सीजन इतने कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 भी बना रहा है। तो यहाँ पे वही चीज देखो, लॉ के हिसाब से हमने ऑक्सीजन का मास 1-1 ग्राम फिक्स कर रखा है, ठीक। इसके साथ एल्यूमिनियम का और कार्बन का जब ये सेपरेटली अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इतना एल्यूमिनियम का मास और इतना कार्बन का मास यहाँ रिएक्ट कर रहा है। सो इनके मासेस का अगर हम रेशियो निकालें तो इनके मासेस का जो रेशियो आएगा, हेंस द रेशियो ऑफ Al/C इज इक्वल टू 1.123/0.375। इन दोनों के मासेस को हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो इनका आपस का रेशियो निकल आएगा, किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ यही रेशियो तुम्हारा जब ये अलग अलग रिएक्ट करेंगे एल्यूमिनियम कार्बन, उससे सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इनका रेशियो हम निकाल लेंगे, ये सेम होगा तुम्हारे अलग अलग रिएक्ट करने पे। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा मास ऑफ एल्यूमिनियम जो कि इतना है डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास के लिए इसको ऐड कर लिया इन 200, बस सॉल्व कर लेंगे इसको ऐड करके, ये आ जाएगा 1.123 डिवाइड बाय 1.498, ऐड करके इतना आ गया इन 200। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 75%, यानी कि परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन Al4C3 कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 75%। तो इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, सो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, बट अगर अच्छे मार्क्स में आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन कोई आ सकता है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बाकी मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा सेशन के एंड पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके तुम उसको देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी अगले लॉ की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा लॉ है 5th लॉ, गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो गे-ल्यूसैक्स लॉ है, यानी कि साइंटिस्ट गे-ल्यूसैक ने इसको दिया था इन द ईयर 1808। सो इन्होंने क्या कहा, इसको रीड करते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट, इन्होंने गैसेस की रिएक्शन की बात की, यहाँ पे सिर्फ गैसेस की बात हो रही है, ध्यान रखना। दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। थोड़ा सा समझते हैं इसको क्या कहा गया है यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में ही रिएक्ट करेंगी बाय वॉल्यूम। एक सिंपल वॉल्यूम का रेशियो होगा उनका, अगर यहाँ पे सारी कंडीशंस सेम रहती हैं, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो ही कंडीशन यहाँ पे हम मान रहे हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा जाए तो जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी उनका रिएक्ट करने का जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो गैसेस हम लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे ये मिलके क्या बनाती हैं, H2O। यहाँ पे H2O हम मान लेते हैं स्टीम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखते हैं। इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, H2O2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और यहाँ पे लग जाएगा 2। सो 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ये बन जाएगा हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस करना जरूरी है अगर गे-ल्यूसैक लॉ लगाना है तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर यहाँ पे 2 लीटर हाइड्रोजन का लेंगे तो 1 लीटर ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे रेशियो क्या है 2:1 का, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। और यहाँ पे कितने लीटर पानी बनेगा, यहाँ स्टीम की बात हम कर रहे हैं। अगर ये वाटर होगा लिक्विड में तो लिक्विड्स पे नहीं लगता है, ये चीज याद रखना। अगर ये गैसियस स्टेट में हम मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि स्टीम फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे 2 लीटर स्टीम बनेगा, गैस बनेगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लीटर हमारी गैस फॉर्म हो जाएगी, स्टीम। चलो आई होप समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। अभी इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड करते हैं इसको। 2 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विद 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन अंडर सुटेबल कंडीशंस टू फॉर्म 4 लीटर्स ऑफ NH3। तो यहाँ पे जो चीज कही गई है इसका सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन फॉर्म करेंगे, बिकॉज जब भी गे-ल्यूसैक्स लॉ हम लगाते हैं हमें एक बैलेंस्ड रिएक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कहा गया है 2 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है यानी कि N2 प्लस रिएक्ट विद 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। N2 रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करती हैं अंडर सूटेबल कंडीशंस, कुछ सेम कंडीशंस के अंदर दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर्म 4 लीटर्स ऑफ NH3। ये फॉर्म कर रहे हैं NH3। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा। 2 N है, मतलब N2 है यहाँ पे, तो पहली चीज तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होंगे, तो हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, इनको बैलेंस करो। यहाँ लगा दो 2 और यहाँ लगा दो 3, इस तरह देख लो बैलेंस हो गई इक्वेशन ये। N2 उधर भी 2 N है, यहाँ पे 3 2 6 H है, वहां पे तुम्हारे 6 H हो गए, तो यहाँ पे बैलेंस तो हो गया। अब हमें जो दे रखा है उसको देखते हैं। यहाँ पे है 2 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 लीटर नाइट्रोजन के हैं, कंप्लीटली रिएक्ट विद 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन अंडर सूटेबल कंडीशंस टू फॉर्म 4 लीटर्स ऑफ NH3। NH3 भी तुम्हारी अमोनिया गैस है, तीनों चीजें गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे अगर इनका रेशियो निकाला जाए, तीनों का,
सो ये आ जाएगा 2:6:4 का। पूरे को 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1:3:2 का। और ये रेशियो चेक कर लो 1, 3 और 2, ये वही रेशियो होगा जो यहाँ पे तुम्हारा बैलेंसिंग में यूज किया गया होगा। तो जो गेल-ल्यूसैक्स लॉ होता है वो तुम्हारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जो यहाँ कॉन्स्टेंट्स लगे होते हैं, कोफिशिएंट्स लगे होते हैं तुम्हारे एलिमेंट्स के पहले कि कितने रेशियो में ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब कितने रेशियो में ये लग रहे हैं रिएक्शन में, उसी के इक्वल आता है तुम्हारा वॉल्यूम्स का रेशियो। ये बात याद रखना, जो यहाँ ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगे होंगे इसी के बराबर आएगा तुम्हारा फाइनल वाला वॉल्यूम्स का रेशियो। यही होता है गेल-ल्यूसैक्स लॉ। तो यहाँ पे तुम्हारा लॉ प्रूव हो रहा है, 1:3:2 का रेशियो आ रहा है और यहाँ पे हमारे रिएक्शन में भी 1:3:2 का ही रेशियो गिवन है। सो आई होप तुम लोग को पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। सो आई होप तुम लोग को ये सारे ही लॉज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आगे के टॉपिक्स हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। सो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर तुम क्लास 11 केमिस्ट्री के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो तुम इस वाले प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे ही क्लास 11 केमिस्ट्री के वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।